ओके स्टूडेंट तो आज अपन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे। यानी हम सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का यूनिवर्सल मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे मॉडल हैं। गार्टर ग्रेंडल मॉडल है, ओवरटॉन मॉडल है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, सैंडविच मॉडल है। बट जो यूनिवर्सल मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो मॉडल है वो दिया था सिंगर और निकोलसन ने 1972-73 में। अब इस मॉडल में फ्लूइड वर्ड यूज किया गया है लिपिड के लिए और मोज़ेक वर्ड यूज किया गया है प्रोटीन के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंगर और निकोलसन ने ये बात कही थी कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर ऐसी है जैसे एक जो सी है उसमें आइसबर्ग यानी जो समुद्र है उसकी तुलना इन्होंने लिपिड से की है जो कि लिक्विड पार्ट है। और आइसबर्ग मतलब वो क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। यानी जो सॉलिड पार्ट है वो प्रोटीन है और जो लिक्विड पार्ट है वो लिपिड है। इज दैट क्लियर? अब सेल मेम्ब्रेन का ये जो मॉडल है वो ये कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर PLLP मॉडल है। ये क्वेश्चन आपका मेडिकल एग्जाम में पूछा भी गया है। PLLP मॉडल के बारे में जो है क्वेश्चनिंग भी रही है। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर PLLP मॉडल को फॉलो करती है। नाउ व्हाट इज PLLP? कि आउटर लेयर प्रोटीन की है, इनर लेयर प्रोटीन की है और लिपिड की बाई लेयर है, मिडल बाई लेयर लिपिड है, लिपिड की बाई लेयर है, राइट। और इसकी जो थिकनेस है वो 20 आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये भी 20 आर्मस्ट्रॉन्ग है और ये 35 आर्मस्ट्रॉन्ग की थिकनेस है। तो सीएम की जो थिकनेस हो गई है वो 75 आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो कि आरबीसी से डाटा लिया गया है। तो ये मॉडल का आपको आउटलाइनिंग समझ आया। अब देखिए कि ये स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसमें क्या है बेटा, देखो कि ये फोस्फोलिपिड है इस तरह से, ये फोस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर है। तो ये लिपिड की बाई लेयर है, लिपिड की बाई लेयर है। इज दैट क्लियर? और सेल मेम्ब्रेन का जो मेन लिपिड होता है वो क्या होता है, फोस्फोलिपिड होता है। अब ये जो फोस्फोलिपिड है, इस फोस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर में आप ये देख रहे हैं कि फोस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर में ये हेड है और ये टेल है। हेड पोलर है, टेल नॉन पोलर है। हेड हाइड्रोफिलिक है और टेल हाइड्रोफोबिक है, राइट बेटा। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में एम्फीपैथिक नेचर का मॉलिक्यूल कौन सा है। एम्फीपैथिक मींस जो हाइड्रोफिलिक भी हो और हाइड्रोफोबिक भी हो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोस्फोलिपिड। इज दैट क्लियर बेटा? समझ आई ये बात? तो ये लिपिड की बाई लेयर। अब सेल मेम्ब्रेन में जो मेन फ्रेमवर्क, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क एलिमेंट कौन है। तो फ्रेमवर्क एलिमेंट भी कौन है, फोस्फोलिपिड है, राइट। अब प्रोटीन की अरेंजमेंट। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन दो तरह की होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक बार फिर से बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में दो तरह की प्रोटीन है, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन, राइट बेटा। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होती है वो इस फोस्फोलिपिड के हेड के साथ लूज बॉन्ड से बाइंड होती है। सो दैट इज ईपी। ईपी मतलब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इसके लिए अपन ये वर्ड यूज करते हैं। तो ये लूज बॉन्ड से बाइंड होती है। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन को डिटर्जेंट से ट्रीट करें
या किसी केमिकल से ट्रीट करें तो जो इजीली रिमूवेबल पार्ट है वो कौन सा होगा, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगा, राइट, क्योंकि ये लूज बॉन्ड से बाइंड होती है। और इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं आप, स्पेक्ट्रिन इसका एग्जांपल है, ये भी पूछा जा सकता है। और ये हाइड्रोफिलिक होती है बेटा, क्या होती है, हाइड्रोफिलिक। बात समझ आ गई एकदम अच्छे से। लगभग 30% पार्ट एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का होता है और 70% पार्ट इंट्रिंसिक प्रोटीन का होता है। इज इट क्लियर? अब इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होती हैं वो भी लेटर ऑन 2 टाइप की होती है, एक सिस और एक ट्रांस। सिस प्रोटीन और ट्रांस प्रोटीन। तो अपन यहां पे डिजाइन करते हैं कि ये सिस प्रोटीन है, यहां पर, राइट, और ये ट्रांस प्रोटीन है, ये ट्रांस प्रोटीन है और ये सिस प्रोटीन है। तो आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं इनमें? सिस प्रोटीन वो है जो पार्शियली एम्बेडेड है लिपिड के अंदर, यानी इसका कुछ पार्ट लिपिड के अंदर है और कुछ पार्ट लिपिड के बाहर है। और जो ट्रांस प्रोटीन है वो कंप्लीटली क्रॉस कर रही है लिपिड लेयर को, इस तरह से आप देखिए, राइट। और जो ट्रांस प्रोटीन है वो बेटा यहां पे पोरीन चैनल का काम करेगी, यानी यही वो है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होगी, राइट बेटा। ट्रांसप्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होगी, ये चैनल बनाएगी, यानी यहीं से मटेरियल आउट होंगे, इन होंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है आपको एकदम अच्छे से? अब इस प्रोटीन में भी जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इसमें जो लिपिड के अंदर का पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक है, और जो ये बाहर वाला पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक है। तो बेटा कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक प्रोटीन भी एम्फीपैथिक नेचर की हो गई है। सो सेल मेम्ब्रेन में एम्फीपैथिक नेचर की दो हो गए, एक तो फोस्फोलिपिड और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन तैयार हो जाता है, करेक्ट। प्रोटीन जो होती है सेल मेम्ब्रेन में वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी होती है जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाती है, एंजाइमेटिक प्रोटीन भी होती है जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होती है। इज दैट क्लियर? स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी है, एंजाइमेटिक प्रोटीन भी है, इज दैट क्लियर? कैरियर प्रोटीन्स भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टेशन में रोल करती है। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन का फ्रेम बनाती है, ढांचा बनाती है। इज दैट क्लियर? स्ट्रक्चर बनाती है। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन में लेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी है, और कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में है। तो यहां पर सपोज करते हैं ये कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन, ओलिगोसैकेराइड है इसमें, और दैट इज ग्लाइकोलिपिड। तो जो कार्बोहाइड्रेट है मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये ओलिगोसैकेराइड है, मैट्रिक्स में भी होते हैं, यहां पर मैट्रिक्स में भी ओलिगोसैकेराइड और कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल लिख दीजिए आप, कोलेस्ट्रॉल है जो सेल मेम्ब्रेन की मैट्रिक्स बनाता है। तो ये जो ओलिगोसैकेराइड है ये हाइड्रोफिलिक होते हैं और रिसेप्टर का काम करते हैं, मेनली इसका काम करते हैं रिसेप्टर का। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से ये फ्लूइड मॉजेक मॉडल की मैंने आउटलाइनिंग फिर से दी है। मैंने इतना रैपिड क्यों पढ़ाया है? क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास में आपको ये पूरी डिटेल से करा चुका हूं, राइट। अब आप अल्टीमेटली ये देखिए कि सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस, यानी ये वाली सरफेस हाइड्रोफिलिक है और इनर सरफेस भी हाइड्रोफिलिक है, और बीच में ये जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन बाहर और अंदर से, यानी इधर साइटोप्लाज्म की तरफ से और इधर आउटर से, ये एक्टिव होती है, रिकॉग्निशन कर सकती है। यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं, ये किसी के साथ बाइंडिंग कर सकती है, एफिनिटी शो करती है, राइट, क्योंकि आउटर और इनर सरफेस दोनों हाइड्रोफिलिक है और बीच वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक है, करेक्ट। सो दैट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। इसमें एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है
कि रॉबर्टसन का जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है और जो सिंगर निकोल्सन का मॉडल है उनमें क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, जो रॉबर्टसन का मॉडल था और जो सिंगर निकोल्सन का मॉडल है उनमें एक बड़ा डिफरेंस है कि रॉबर्टसन ये प्रोटीन्स के जो टाइप्स हैं और प्रोटीन्स की जो अरेंजमेंट है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। यानी जो रॉबर्टसन है वो सिस प्रोटीन, ट्रांस प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इनका अरेंजमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो केवल एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर में इन दोनों के बीच में डिफरेंस था। ये ध्यान रखिएगा, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सेल की आउटर सरफेस और इनर सरफेस बहुत ज्यादा एक्टिव क्यों होती है? बिकॉज हाइड्रोफिलिक। ठीक है, कोई डाउट? रिसेप्टर कौन है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है? मैट्रिक्स में होता है। समझ गए ये बात? तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन आएंगे। फ्रेमवर्क एलिमेंट कौन है? फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको करना है। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर हो गई। अब अपन सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन भी देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन कुछ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर भी बनाती है, तो कुछ मॉडिफिकेशन सेल मेम्ब्रेन के देख लीजिए। जैसे सेल मेम्ब्रेन माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। माइक्रोविलाई आपने पढ़ा होगा, इंटेस्टिनल सेल्स में, एपिथेलियल सेल्स में थी। तो माइक्रोविलाई क्या करती है? सरफेस एरिया बढ़ाती है, जिससे एब्जॉर्प्शन या ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगा। तो माइक्रोविलाई से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिससे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। दूसरी बात कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो शीथ फॉर्मेशन भी करती है। शीथ मतलब एनवेलप भी बनाती है ऑर्गेनेल्स का, लाइक सीलिया फ्लैजिला के जो फिलामेंट्स हैं उनके बाहर शीथ बनाती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एंडोसाइटिक वेसिकल्स भी बनाती है। वेसिकल्स भी बनाती है, जो वेसिकल भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन की कुछ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर है, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट? तो अब अपने ये सब चीजें तो अपनी क्लास में हो चुकी थी। अब अपन सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बाय सीएम। सीएम बोले तो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल्स का, वो एक तो डिफ्यूजन प्रोसेस से, राइट? अब जो डिफ्यूजन है वो डिफ्यूजन जनरली तो आप जानते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब है मटेरियल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होना, दैट इज डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन मेनली किसका होता है? ये भी पढ़ा है मैंने आपको। डिफ्यूजन मेनली गैसेस का होता है। डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसका होता है? गैसेस का, उससे कम लिक्विड का। और रेयर किसका होता है? सॉलिड का। ये रेयर है, राइट। तो डिफ्यूजन का मतलब है मटेरियल का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होना। करेक्ट? अब सेल मेम्ब्रेन जो डिफ्यूजन करती है वो करती है बेटा एक तो पैसिव डिफ्यूजन और एक एक्टिव डिफ्यूजन। प्लांट फिजियो में ये पूरा डिटेल में आएगा, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा आउटलाइनिंग दे देता हूं आपको। पैसिव डिफ्यूजन वो होता है जो जिसमें मटेरियल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, राइट। पैसिव डिफ्यूजन वो होता है जिसमें नो एटीपी रिक्वायर्ड, कोई एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होगी, एनर्जी नहीं लगेगी इसमें। स्लो रेट पर होता है, स्लो होगा, नो अपहिल ट्रांसपोर्ट, इससे आप बहुत ज्यादा हाइट पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, रैपिड ट्रांसपोर्ट आप इससे नहीं कर सकते हैं। जो हाई से लो कंसंट्रेशन हो, एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती, स्लो रेट पर होता है और अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही होगा, मतलब हाई टू लो होगा, और जितना ज्यादा कंसंट्रेशन में डिफरेंसेस होगा उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि मान लो ये एक सेल है जिसकी इस तरह से, और ये एक सेल है जिसमें ये दो तरह का सेल सिस्टम है। यहां कंसंट्रेशन 2 है और यहां कंसंट्रेशन 5 है, यहां 1 है और यहां 10 है। ज्यादा डिफरेंसेस इस सिस्टम में है तो इसमें रैपिड डिफ्यूजन होगा और इसमें एज कंपेयर जो है स्लो डिफ्यूजन होगा।
तो यानी ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा उतना ये रैपिड होगा। समझ आ रहा है एकदम अच्छे से। और इक्विलिब्रियम आने पर ये डिफ्यूजन स्टॉप हो जाएगा। इक्विलिब्रियम समझ गए ना, बराबर कंसंट्रेशन होने पर। ओके चलिए बाकी इसका जो डिफ्यूजन प्रेशर वगैरह वगैरह ये मैं सब फिजियोलॉजी में लूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप बेसिक इतना समझिए, ठीक है। अच्छा, नो नीड ऑफ स्पेशल चैनल या नो नीड ऑफ एंजाइम्स, इनकी कोई जरूरत इसमें नहीं होती है, करेक्ट। तो दैट इज पैसिव डिफ्यूजन। और एक्टिव डिफ्यूजन जो होता है उसको समझिए। एक्टिव डिफ्यूजन जो होता है बेटा वो मेनली आइंस का होता है और ये अगेंस्ट ग्रेडियंट होता है, अगेंस्ट ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। इस बात को समझिएगा कि अगेंस्ट ग्रेडियंट का क्या मतलब है, कि ये जो डिफ्यूजन होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन होता है, यानी ऑपोजिट होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। और इस वाले डिफ्यूजन में एटीपी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी चाहिए। दूसरी बात, ये जो डिफ्यूजन है एक्टिव डिफ्यूजन रैपिड होता है, यानी फास्ट रेट पर होगा, ठीक है। और आप हीट ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है इससे। और ये जो एक्टिव डिफ्यूजन होता है बाय एंजाइम, किसके थ्रू होता है बेटा, ये एंजाइम। परमिएज जो मैंने बताया था ये एंजाइम के थ्रू होता है। तो जब भी कोई एंजाइम का एक्शन आ जाता है तो एंजाइम फंक्शन ऑन स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक पीएच, राइट। तो इसलिए एक्टिव डिफ्यूजन डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, पीएच पर, सुन रहे हैं बात, और सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर, क्योंकि एंजाइम को एक्शन करने के लिए एटीपी भी चाहिए। तो एक्टिव डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड करेगा बेटा, किस पर डिपेंड करेगा, पीएच, टेम्परेचर और मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल की, इन सब चीजों पर ये डिपेंड करेगा। एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट, क्योंकि एंजाइम रिएक्ट ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, रिएक्ट विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ओके, तो ये एक्टिव डिफ्यूजन है और ये पैसिव डिफ्यूजन है। तो एक बात बताओ कि एक सेल है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे रहती है, अगर मैं उसको लो टेम्परेचर पर ले आऊं तो कौन सा ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित होगा, एक्टिव डिफ्यूजन, क्योंकि टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो एंजाइम का एक्शन चेंज हो जाएगा। एक सेल मेटाबॉलिकली हाई एक्टिव है और एक मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव है, तो एक्टिव डिफ्यूजन किस में ज्यादा होगा, जो मेटाबॉलिकली हाई एक्टिव है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो भी आपको देखना है, राइट। चलिए इसके बाद देखते हैं अपन आगे। डिफ्यूजन जो मैंने अभी आपको पैसिव डिफ्यूजन बताया था, अब ये जो पैसिव डिफ्यूजन है बेटा ये भी दो तरह का है। एक है सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और एक है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब है कि ये इसमें नो नीड ऑफ कैरियर चैनल, कैरियर मॉलिक्यूल्स की इसमें जरूरत नहीं होती, ये नॉर्मल चैनल से हो जाता है सेल मेम्ब्रेन की। यानी कहने का मतलब कि डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था ना, वाटर का, फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स का, है ना, नॉन पोलर सब्सटेंसेस का, ये डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ आया एकदम अच्छे से। और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसमें क्या होता है बेटा, कैरियर्स की जरूरत महसूस होती है, यानी ये कैरियर चैनल्स के थ्रू होता है। यू कैन से कैरियर मॉलिक्यूल की भी जरूरत पड़ सकती है इसमें, है ना। तो ये डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो जब किसी ट्रांसपोर्टेशन में कैरियर मॉलिक्यूल्स की या कैरियर चैनल्स की जरूरत हो तो उसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। बाकी पैसिव वाला ही रूल लगेगा इस पर, समझ गए एकदम अच्छे से। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और ये सिंपल डिफ्यूजन है। सिंपल डिफ्यूजन में कैरियर्स की जरूरत नहीं होती है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में स्पेशल कैरियर चैनल्स की जरूरत होती है, राइट। तो मैं एक ब्रीफ आउटलाइनिंग दे रहा हूं आपको, ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन बन जाएगा इसमें, ठीक है ना। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो है उसके ट्रांसपोर्टेशन में आप ये देखिए कि ऑस्मोसिस के थ्रू भी वो ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, बाय ऑस्मोसिस, ये सेकंड मेथड है। ऑस्मोसिस क्या होता है आप जानते हैं।
ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंसीडर होती है इसमें, और ये जैसे इधर ए सॉल्यूशन है और इधर बी सॉल्यूशन है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जो ओनली सॉल्वेंट को अलाउ कर रही है, केवल सॉल्वेंट ट्रांसपोर्ट हो सकता है, सॉल्यूट नहीं होगा। तो इसमें जैसे कि मान लो सॉल्वेंट वाटर है और इधर भी वाटर है, वाटर सॉल्वेंट है, इधर वाटर कम है और इधर वाटर ज्यादा है। तो वाटर अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस बात है कि सॉल्यूट क्या हो जाएगा? कम होगा, और वाटर कम है तो ऑब्वियस बात है कि सॉल्यूट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो सॉल्यूट अगर ज्यादा है तो ओपी, ओपी क्या होता है? ऑस्मैटिक प्रेशर। ऑस्मैटिक प्रेशर कौन बनाता है? सॉल्यूट बनाता है। तो सॉल्यूट ज्यादा है दैट मींस इसका ओपी ज्यादा है, और सॉल्यूट कम है दैट मींस इसका ओपी कम है, यानी ऑस्मैटिक प्रेशर कम है। और ट्रांसपोर्टेशन हमेशा लो ओपी से हाई ओपी की तरफ होता है, ट्रांसपोर्टेशन ये होता है। तो इसका मतलब कि सॉल्यूशन मूव करेगा फ्रॉम ए टू बी। और वैसे भी याद रखने का तरीका बता देता हूं, पानी हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। पूरी फिजियोलॉजी में मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा तब देखना। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, है ना, लो ओपी से हाई ओपी की तरफ जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे अपन ऑस्मोसिस कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो सेल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस मेथड से भी ट्रांसपोर्टेशन करती है। ऑस्मोसिस भी आप सीख गए होंगे ब्रीफली, आप एकदम, है ना। तो मैंने एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। ऐसे एक्सप्लेन करना नहीं आएगा कि सेल मेम्ब्रेन का ऑस्मोसिस ऐसा नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा कि सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन किन मेथड से करती है। तो डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। इसके अलावा देखिए सेल मेम्ब्रेन जो होती है बेटा वो बल्क ट्रांसपोर्ट भी करती है, बल्क में ट्रांसपोर्ट भी करती है, बल्क ट्रांसपोर्ट। तो इनमें भी बेटा एटीपी की रिक्वायरमेंट रहती है। एक बात तो ये ध्यान रखना, जब कोई मटेरियल बल्क में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ये दो तरह का है, एक एंडोसाइटोसिस और एक एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि मटेरियल बल्क में अंदर लिए जा रहे हैं, यानी सेल के अंदर आएगा मटेरियल, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब है कि मटेरियल बाहर रिलीज होगा। तो जो एंडोसाइटोसिस है वो दो तरह का होता है बेटा, एक सेल ड्रिंकिंग और एक सेल ईटिंग, यानी लिक्विड मटेरियल अंदर लिए जाना और सॉलिड मटेरियल अंदर लिए जाना। तो जो सेल ड्रिंकिंग है इसे पिनोसाइटोसिस भी कहा जाता है, और जो ड्रिंकिंग है इसे फैगोसाइटोसिस भी कहा जाता है। राइट बेटा? तो अब ये क्या चीज है इसको समझ लीजिए पहले, कि जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, करेक्ट, और यहां पे ये लिक्विड मटेरियल है। तो ये इनिशियली यहां पे बाइंड होगा लिक्विड मटेरियल, अब सेल मेम्ब्रेन में फोल्डिंग होगी और वो वेसिकल बना लेगी। ये सेल मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग होगी और ये वेसिकल बना लेगी, इसको बोलेंगे पिनोसाइटिक वेसिकल। तो इस तरह ये मटेरियल बल्क में अंदर आता है। इसी तरह अगर ये सॉलिड पार्ट है तो वो ये पहले रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, फिर सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग करेगी और ये वेसिकल बन जाएगी, इसे बोलेंगे फैगोसाइटिक वेसिकल। अब इन वेसिकल का डाइजेशन होता है, वो डाइजेशन लाइसोसोम करता है, आपको पता होगा। लाइसोसोम इनका डाइजेशन कर देगा इन वेसिकल्स का, और जब ये वेसिकल का डाइजेशन होगा तो मटेरियल रिलीज हो जाएगा। तो शॉर्ट में आपको एंडोसाइटोसिस समझ आ गया। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस को सेल वॉमिटिंग भी बोलते हैं बेटा, है ना, खाया पिया और वॉमिटिंग कर दी, है ना। तो ये भी बल्क में मटेरियल को बाहर किया जा रहा है। अब इस पे भी क्वेश्चन देखो कैसे आता है, गोल्जी बॉडी इस तरह का मैकेनिज्म करवाती है। तो क्या होता है, देखो इसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखो। इनिशियली मटेरियल फिल इन वेसिकल देन आउटलेट। मटेरियल डायरेक्ट आउट नहीं होंगे, पहले मटेरियल वेसिकल में फिल होंगे फिर आउटलेट होंगे। यानी ये जैसे सेल है, तो जो भी मटेरियल आपको आउट करना है वो मटेरियल पहले वेसिकल में फिल होगा, यानी ये वेसिकल है, फिर ये वेसिकल सीएम के पास आके और यहां से फिर ये मटेरियल को आउट करेंगे।
तो इनिशियली मटेरियल फिल इन वेसिकल, ये जो भी मटेरियल है वो पहले वेसिकल में भरेगा और फिर ये मटेरियल आउटलेट होगा। सो दैट इज एग्जोसाइटोसिस, राइट। तो ये कुछ ट्रांसपोर्टेशन के मेथड है जिनके थ्रू सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपना ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस करते हैं। तो बच्चों इसी के साथ सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट होती है, राइट। तो मुझे लगता नहीं कि कोई इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो एक छोटा सा लेक्चर है, आप इसे करिएगा अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।